हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पावर्स हैं वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से मेन सेंटर्स हैं। तो हम उसके बेस में हमने यूरोपियन यूनियन जो था वो कवर कर लिया था। अब यूरोपियन यूनियन से आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हमने ईयू पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, इसमें हमें अब जब हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ लिया था, हमने देख लिया कि वो एक पावर है सेंटर का। ठीक है, तो उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस है, क्या क्या उसके पास पावर है जो उसे सेंटर ऑफ पावर माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ ईयू। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक है। सेकेंड सबसे बिगेस्ट सेकेंड इकोनॉमिक जो है वो ईयू की है। उसके बाद इट शेयर टू वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन द यूएसए। जो वर्ल्ड ट्रेड है उसके साथ जो ईयू है ना, जितना भी वर्ल्ड में ट्रेड चल रहा है तो वो ईयू से ज्यादा ट्रेड करता है, यूएसए से ज्यादा ट्रेड करता है ईयू वर्ल्ड के अंदर। देन ईयू बिकम मोर एसेटिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएसए एंड चाइना। तो अब जब ज्यादा ट्रेड कर रहा है कोई किसी के साथ तो डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं छोटे मोटे। तो ईयू के सबसे ज्यादा डिस्प्यूट चाइना और यूएसए के साथ रहते हैं, बिकॉज यूएसए जो है वो फर्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक लेवल पे फर्स्ट है, तो इस वजह से। देन इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO। जो ईयू है वो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक को चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, WTO, WHO, सब इकोनॉमिक से रिलेटेड है। नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमिक में। तो जैसे कि WTO है, उसमें जो फंक्शन चल रहा है उसको चलाने के लिए ईयू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब ये तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, आर्थिक इन्फ्लुएंस के क्या थे। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ईयू के अंदर कुछ तो ऐसी पॉलिटिकल पावर होगी जिसकी वजह से वो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स है। तो पॉलिटिकल पावर जो है वो क्या है ईयू की। फर्स्ट, फ्रांस द मेंबर ऑफ ईयू होल्ड परमानेंट सीट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन चैप्टर में, जो कि टर्म 1 का चैप्टर था, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल ईयू यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया गया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो ईयू का जो मेंबर है फ्रांस ईयू का एक मेंबर है जिसने कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होल्ड कर रखी है। जैसे कि पता होगा सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 ही परमानेंट होते हैं, बाकी 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो उन 5 में से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक फ्रांस जो कि मेंबर है ईयू का। तो इसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो ईयू है उसका पॉलिटिकल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी है। देन सेकेंड पॉइंट, ईयू इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स। ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर काफी सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब मिलिट्री इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं ईयू का। ईयू आर्म्ड फोर्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट। यूरोपियन यूनियन जो है वो आर्म्स के जितने भी वेपन्स वगैरह हैं, बंदूक, कास्ट, जितने भी मतलब लड़ने की चीजें होती हैं, आर्म्स होते हैं, उसमें ईयू जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन पे है। फर्स्ट पे यूएसए, सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन पे ईयू है, यूरोपियन यूनियन। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएसए। जब यूएसए जो है वो फर्स्ट पे है तो वो ज्यादा स्पेंड भी करता होगा अपनी आर्मी पे, लेकिन ईयू जो है वो भी स्पेंड करता है डिफेंस पे अपनी, लेकिन वो सेकेंड नंबर पे आता है। देन EU member state France also have न्यूक्लियर आर्सेनल्स। ये जो नीचे के पॉइंट है वो आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट मैं इन्हें डिस्कस कर रही हूँ तो यू कुड लिसन केयरफुली। ठीक है, EU member state France also have न्यूक्लियर आर्सेनल। जो EU का एक मेंबर है फ्रांस, उसके पास इतने सारे न्यूक्लियर एसेंस है, वहाँ पे इतनी सारी न्यूक्लियर पावर, जैसे कि देखे जा रहे हैं जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे न्यूक्लियर जो है वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल होते जा रहा है। तो फ्रांस जो कि ईयू का एक मेंबर है वो पूरा न्यूक्लियर एसेंस है, वहाँ पे पूरी तरह से न्यूक्लियर की मतलब न्यूक्लियर का ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है न्यूक्लियर को। देन इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जितनी भी स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो सारे ईयू के अंदर जितने मेंबर आ रहे हैं उनकी कंट्री में ही डेवलप्ड हो रही है, जो कि बाहर आके इतना स्प्रेड हो रही है।
तो ये सारे इन्फ्लुएंस थे ईयू के, तो ईयू का पार्ट कवर अप हो चुका है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे आसियान, ठीक है। अब आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब ये जो ईयू था, यूरोपियन यूनियन, ये तो पूरे यूरोप के लिए था, ठीक है। अब जो आसियान है वो क्या है? वो एक ऐसा नेशन है जो कि एसोसिएट किया गया है सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए। जितने भी एशिया के साउथ ईस्ट वाले नेशन है उन सब के लिए आसियान बनाया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेब्लिशमेंट इन 1967 by 5 countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, after signing the Bangkok Declaration। जो आसियान था वो 1967 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये 5 कंट्रीज जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने इसको मतलब स्टेबल किया था, ठीक है। ये किस में साइन किया गया था? एक बैंकॉक डिक्लेरेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है या कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसके लिए कोई एज अ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन बनने के लिए मास्ट्रिच्ट ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी, ऐसे आसियान को बनाने के लिए बैंकॉक डिक्लेरेशन जो था वो साइन कराया गया था। इन 5 कंट्रीज थे, ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? देरुसलाम वियतनाम, म्यांमार एंड कंबोडिया ज्वाइन आसियान आफ्टर द ईयर्स। देरुसलाम, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ये सब क्या है ना कि वो कंट्रीज थी जो कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था जब सोवियत यूनियन का, तो ये ब्रेक हो रही थी। तो ये सारी कंट्रीज जो थी ना ओवर द टाइम के साथ साथ ये भी आसियान के साथ क्या हो गई थी? ज्वाइन हो गई थी। तो इनके ज्वाइन होते ही ये कितने 10 मेंबर्स 10 स्ट्रेंथ हो गई थी इसकी, 5 से 10 स्ट्रेंथ हो गई थी। देन 1995 member of ASEAN signed deal to create nuclear free zone in South Asia। 1995 में क्या करा था? आसियान जो था उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि हम जो साउथ एशिया है जिसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, तो साउथ ईस्ट का जो एशिया का साउथ ईस्ट का जो पार्ट है उसे हम न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे न्यूक्लियर का यूज नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर फ्री जोन बनाएंगे। 1995 में इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने साइन करी थी एक डील, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है आसियान का? हमने आसियान को क्यों बनाया है? आसियान का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट पीस, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल जो भी स्टेबिलिटी चले अपने पॉलिटिक को और अपने सोशल, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं कि पॉलिटिक्स चलेगी तो सोसाइटी जो है वो नीचे लेवल पे आ जाएगी, नो। दोनों चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस नहीं होगी, अगर डिसबैलेंस हो जाएगी तो ऑब्वियसली या तो मोनार्की सिस्टम आ जाएगा या फिर मतलब सिटीजन्स नहीं सही से रहेंगे। तो पीस को मेंटेन करना, साउथ ईस्ट एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में पीस को मेंटेन करना, पॉलिटिकल सोशल जो भी था उसे स्टेबल करना, ये था इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड मैच्योर असिस्टेंसी ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड्स। इसका सेकेंड जो मोटिव था वो ये था कि जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या करेंगे वो लोग? एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। किसके बेस पे? इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड, सोशल हो गया, कल्चर हो गया, टेक्निकल या साइंटिफिक फील्ड में किसी को भी किसी की जरूरत पड़ेगी ना तो मैच्योरिटी दिखाएंगे, ठीक है। देन टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट। ये पॉइंट्स अगर नहीं दिख रहे होंगे, नीचे के पॉइंट्स कुछ नहीं दिख रहे होंगे, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो यू विल लिसन केयरफुली मी, ओके। तो टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट, आसियान रीजनल रिफॉर्म ARF। पहले तो पॉइंट है टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट, ठीक है। आसियान का एक जो मोटिव था वो ये था कि हम क्या करेंगे ना, एक फ्री ट्रेड मार्केट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा ना, एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेंगी, कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेंगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, तो उससे क्या होगा ना, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम एक कॉमन मार्केट बनाएंगे, जितने भी साउथ ईस्ट की एशिया के साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज हैं वो उनके लिए मैं एक कॉमन मार्केट बनाएगा आसियान, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम 10 कंट्रीज जो कि इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे से ट्रेड करेंगी, लेकिन फ्री ट्रेड करेंगी, तो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो हट जाएंगी, तो ऑब्वियसली सामान जो है वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करा, आसियान रीजनल फॉर्म ARF स्टेब्लिश करा गया 1994 में। कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, सभी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए 1994 में
ARF स्टेबल करा था। देन FTA फ्री ट्रेड एरिया बनाया आसियान ने, कि वहाँ पे क्या होगा, आसियान एक ऐसा स्टेट बना दिया उन्होंने कि जहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया रहेगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज, ये 3 चीज़ें जो है ना, आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये फ्री ट्रेड एरिया होगा। ठीक है, फ्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेंगी किसी भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड, और देन किसी भी लेबर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडिया जो है, इंडिया ने साइन करा है FTA फ्री ट्रेड एरिया। इंडिया ने किसके साथ साइन करा है फ्री ट्रेड एरिया? सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर ये रहा, एंड देन थाईलैंड ये रहा। आसियान की 2 कंट्री सिंगापुर और थाईलैंड से इंडिया ने फ्री ट्रेड एरिया जो है वो साइन करा है। इट्स मीन इंडिया अगर थाईलैंड के साथ ट्रेड करेगी तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड और लेबर से रिलेटेड फ्री मिलेगी। ओके, एंड देन सिंगापुर से अगर ट्रेड करेगी तो भी देन सेम कंडीशन। ओके, तो ये हमने आसियान का थोड़ा विजन करा है, अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़े, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ लिया था आसियान के बारे में, अब हमारे और ऑर्गेनाइजेशन जो बने थे सार्क और ब्रिक्स, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे सार्क। सार्क क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक तो रीजनल होता है, एक नेशन होता है। ठीक है, तो रीजनल क्या होता है? रीजनल होता है पर्टिकुलर एरिया के लिए जो हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब इसमें बोला है कि साउथ एशियन, तो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? सिर्फ साउथ एशिया में जितने भी एरियाज आएंगे उसके लिए ही कॉर्पोरेशन बनाया गया था। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। सार्क वॉज स्टेब्लिश इन 8 दिसंबर 1985। सार्क जो था वो उसका स्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, ये स्टेबल की डेट है। साइनिंग द सार्क चार्टर, जैसे कि बताया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, चाहे वो रीजनल हो, चाहे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने, तो उसके लिए हमें कोई प्रूफ, कोई एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि EU जब बना था, यूरोपियन यूनियन, उसके लिए मास्टर ट्रीटी साइन करी थी हम लोगों ने, उसी तरह से सार्क बना था, तो उसके लिए क्या है, एक सार्क चार्टर जो था उसे साइन करना पड़ा था। जितने भी इसके मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स में से जब ये साइन करा गया था तो उस टाइम सिर्फ 7 मेंबर्स ने साइन किया था। ठीक है, तो सार्क चार्टर पे साइन किया गया था, जो कि ढाका ढाका जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल है। ओके, तो जब ढाका में साइन किया था तो फर्स्ट समिट भी ढाका में होगा। ओके, उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है ये मेन है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था? ढाका। ठीक है, उसके बाद सार्क क्यों बना है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। जितने भी साउथ एशिया का एरिया है, वहाँ के पीपल, जितने वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए सार्क जो था वो बना था। देन एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो करने के लिए सार्क बना था। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो इसलिए बनता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। ठीक है, मेन ये मोटिव तो होता है ऑब्वियसली सब में। उसके बाद इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड मैच्योर असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी फील्ड। ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में, सोशल के फील्ड में, जितने भी सार्क के 8 मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट बना के रखेंगे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, बचपन की तरह खेलेंगे, लड़ेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, मेन मोटिव ये था। अब उसके बाद बोला है साफ्टा क्या है? व्हाट इज साफ्टा? साफ्टा इज द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट था जो ट्रेड के लिए किया गया था। पहली बात तो किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें ट्रेड करना इज नेसेसरी। प्रोडक्शन, ट्रेड, ये सब चीज़ें जो है वो नेसेसरी हैं। तो साउथ एशिया जो सार्क था उसमें क्या करा, सार्क ने साउथ एशियन के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनवाया, जिसे बोला साफ्टा। ठीक है, ये किस लिए था? जितने भी साउथ एशियन स्टेट्स थे, जितने भी साउथ एशिया के मेंबर्स थे, उनके लिए ये साफ्टा बना था। वो क्या करेंगे, आपस में फ्री ट्रेड करेंगे एक दूसरे से। फ्री ट्रेड जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेंगी, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, लेबर के ऊपर, उस तरह से।
ठीक है। तो जो साफ्टा था वो 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंट्रोड्यूस मतलब वो आया था, ठीक है। उसके बाद उसे क्या करा गया था, साइन, उस पर साइन करा गया था 2004 में। देन वो केम इनटू फोर्स, अप्लाई मतलब काम में लागू में कब आया, 2006, ठीक है। तो ये 3 डेट्स दी है। अब जो है हम सार्क के मेंबर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऐसे जैसे मेंबर्स याद नहीं हो पाते, उसलिए एक ट्रिक है इसमें जो कि आई है, अपनी एमबीबीएस, ठीक है। इसमें ए से क्या होगा, अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, और एमबीबीएस में एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका। इसमें एक चीज नोटिस करनी है, जो अफगानिस्तान है उसने 1985 में जो सार्क चार्टर था उस पर साइन नहीं करा था, क्योंकि जो बांग्लादेश था वो खुद 2005 में 3rd समिट जब हुआ था सार्क का, उसमें अफगानिस्तान जो सार्क का मेंबर बना था 2005 में, तो सिर्फ जो सार्क का चार्टर था उस पर सिर्फ 7 कंट्रीज ने साइन करा है, अफगानिस्तान ने साइन नहीं करा था, ठीक है। उसके बाद अब ब्रिक्स पढ़ते हैं। ब्रिक्स क्या था, ब्रिक्स वॉज फाउंड इन 2006 इन रशिया। ब्रिक्स जो था वो फाउंड कब हुआ था, 2006 में रशिया में। देन फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 2009 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ब्राजील में, ओके। ब्रिक्स, पहले ये ब्रिक था, BRIC ब्रिक। उसके बाद ये ब्रिक्स का बना जब इसके अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, तब ये ब्रिक से ब्रिक्स बन गया। देन इसका मोटो क्या है, टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट अमॉन्ग इट्स मेंबर। जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना, इकोनॉमिक के जितने बेनिफिट होंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब जो था ब्रिक्स का काम था। अब ये सोचेंगे ब्रिक्स जो है वो उसका नाम ब्रिक्स क्यों पड़ा है, बिकॉज ऑफ ब्रिक्स में ये जो 5 कंट्रीज हैं ये इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अब इसमें जो मीटिंग होती है उसका एक मोटो है, मीटिंग हर ईयर जब होती है तो मीटिंग हर एक कंट्री में सीरीज वाइज चलती है। ब्राजील, देन रशिया, देन इंडिया, देन चाइना, देन साउथ अफ्रीका, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। और एक और मेन थीम है, जो जिस कंट्री में ये हेल्ड होगी मीटिंग, इसका जिस कंट्री में मीटिंग हेल्ड होगी उस कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, वो ही उसे मतलब कोऑपरेट करेगा पूरी तरीके से, उसे ही सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ये ब्रिक्स का जो था इतना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag.